वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा डीसी मशीन का लेक्चर 4 जिसमें हम पढ़ेंगे डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। ईएमएफ इक्वेशन इन डीसी मशीन। जो ईएमएफ इक्वेशन होगा डीसी मशीन का उसको हम देख लेते हैं। तो जो ईएमएफ इक्वेशन है डीसी मशीन का उसको देखने से पहले हम फैराडे का लॉ देख लेते हैं दोबारा से। जो फैराडे का लॉ है उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि जब भी किसी कंडक्टर में जो हमारा आर्मेचर होगा उसमें हमारे कंडक्टर होंगे, तो जो कंडक्टर में यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो उसके कारण कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है। और दूसरा लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड है वो लिंक, जो फ्लक्स लिंक हो रहा है कंडक्टर में उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। जो मैग्नीट्यूड है वो लिंक फ्लक्स, कंडक्टर में कितना फ्लक्स लिंक हुआ उस पे उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। तो हमको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है। जो कंडक्टर में होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम, जितने टाइम में होगा, तो ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको फैराडे के लॉ से लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डी फाई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन dt टाइम। और जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वो डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के लिए सेम होता है। जो डीसी जनरेटर होगा उसमें हम उसको बोल देंगे ई जी, मतलब ई जनरेटेड ईएमएफ। और जो डीसी मोटर होगा उसमें हम बोल देंगे इसको ई बी, मतलब बेक ईएमएफ। ये ई बी क्या होता है, इसको जब हम डीसी मोटर पढ़ेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो ईएमएफ इक्वेशन है उसको हम ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल होगा वो होगा फाई। ठीक है। इसकी यूनिट वेबर होती है। जो ये डायग्राम में दिखाया गया है ये हो गया पोल। ठीक है। ये डायग्राम में 4 पोल है, तो पर पोल जो फ्लक्स होगा उसको बोलेंगे हम फाई। और सेकेंड है नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर। जो आर्मेचर है इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, जेड। रिवॉल्यूशन पर मिनट, एन आरपीएम। जो हमारा रोटर है, आर्मेचर है, उसका रिवॉल्यूशन क्या होगा, एन रोटेशन पर मिनट। ठीक है। और नंबर ऑफ पोल कितने हो गए, पी। ये नंबर ऑफ पोल, ये 1 2 3 4। ये वाली पर्टिकुलर मशीन के लिए 4 है, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे पी। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए। ठीक है। जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है डिपेंड करता है कि हमने आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग कर रखी है। जब हम लेफ्ट वाइंडिंग की बात करेंगे, ठीक है, जब लेफ्ट वाइंडिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोल होंगे पैरेलल पाथ के इक्वल टू, मतलब ए इक्वल टू पी होगा। जब वेव वाइंडिंग की बात करेंगे तो जो पैरेलल पाथ होंगे हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे वेव वाइंडिंग के केस में। ठीक है। और लेफ्ट वाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है नंबर ऑफ पोल के इक्वल टू होंगे। तो जो ईएमएफ इक्वेशन है उसको ड्राइव करेंगे, तो फ्लक्स लिंक विद वन रिवॉल्यूशन मेड बाय वन कंडक्टर प्रेजेंट इन वन पाथ। मतलब यहाँ पे आर्मेचर में रखा हुआ एक कंडक्टर जब एक राउंड लेता है, 360 का एक राउंड लेता है, तो उसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है। तो इसको देखेंगे, ये हो गए कितने हमारे पोल, ये एक पोल है। ठीक है। तो पोल में होगा फ्लक्स फाई। तो इन पोल, मतलब यहाँ 4 पोल है, हमने मान रखा है कि पी पोल की मशीन है। जब पी पोल से एक कंडक्टर 360 डिग्री का रोटेशन लेगा तो उससे जो लिंक्ड फ्लक्स होगा वो होगा पी इंटू क्यू। ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो इस कंडक्टर को एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगा, तो वो होता है कि टाइम टेकन बाय वन कंडक्टर फॉर वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक राउंड लगाने में जो टाइम लगा। तो हमने कंसीडर कर रखा है कि कितने रोटेशन से घूम रही है, एन आरपीएम, मतलब 1 मिनट में n बार घूम रहा है। ठीक है। तो हमको एक चक्कर लगाने के लिए आरपीएम डिवाइडेड बाय n। और जब हम एक चक्कर की बात करेंगे तो जो आरपीएम है उसको जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 अपॉन n सेकेंड। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। जब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर इन वन रिजोल्यूशन, मतलब जब एक कंडक्टर एक चक्कर लगाता है तो उसमें कितना ईएमएफ होगा। तो फैराडे का लॉ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी, जिसमें डी फाई होता है फ्लक्स लिंकेज और dt होता है टाइम। तो हम यहाँ ईएमएफ जनरेटेड जो ईएमएफ होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज 60 अपॉन एन हो गया हमारा टाइम। यहाँ से एन ऊपर चला जाएगा तो पी फाई एन अपॉन 60, ये हो गया एक कंडक्टर का। जब एक कंडक्टर एक राउंड लेगा तो उसमें इतना ईएमएफ आएगा। लेकिन जब हम टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की बात करें तो जो हमारी मशीन है उसमें जो आर्मेचर स्लॉट में कंडक्टर्स लगे होंगे, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और एक ए है जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे ये निकालना है, तो हम जेड को डिवाइड कर देंगे ए से। तो जो पैरेलल पाथ में ईएमएफ जनरेटेड होगा उसमें
इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जेड अपॉन ए। तो ये हो गया ईएमएफ जनरेटेड पी फाइव एन अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। इसी इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 ZNP अपॉन 60 A। तो ये हो गया डीसी मशीन में डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो जनरेटर के लिए होंगी ईजी जनरेटेड ईएमएफ 5 ZNP अपॉन 60 A। और मोटर के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ बैक ईएमएफ आ जाएगा 5 ZNP अपॉन में 60 A। तो जो डीसी मशीन है मोटर हो या जनरेटर दोनों के लिए सेम होंगी। ठीक है, जब हम लैप वाइंडिंग की बात करेंगे तो जो हमारे पैरेलल पाथ है वो नंबर ऑफ पोल के इक्वल होंगे। जब वेव वाइंडिंग की बात करेंगे तो जो पैरेलल पाथ है वो ऑलवेज 2 होंगे। तो ये हो गया मोटर हो या जनरेटर दोनों के लिए सेम केस होता है। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो क्या हो गई ई जी इक्वल टू 5 ZNP अपॉन 60 A। तो जो इसमें जो जो टर्म है हम देखते हैं कि जो 5 हुआ ZNP और 60 और A हुआ, तो Z हुआ वो हो गए कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो जब एक बार मशीन डिजाइन करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, हमारा पोल होंगे तो पोल भी हमारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और ये A जो पैरेलल पाथ है वो भी कांस्टेंट होंगे। तो हम यहाँ पे देखिए और 60 भी हमारा क्या होगा कांस्टेंट होंगे। तो इसमें यदि कांस्टेंट टर्म को हम हटा दें तो इजी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × n। बाकी कांस्टेंट की जगह हम क्या कर लेते हैं के कांस्टेंट ले लेते हैं, जहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएंगी, क्या क्या है कांस्टेंट जेड पी अपॉन 60 A। ये हमारा के कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इजी इज इक्वल टू 5n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5n। और जब हम दो जनरेटर की बात करेंगे जैसे EG1 अपॉन EG2 तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 1 n1 अपॉन 5 2 n2। तो ये हमारी यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे तो हमारे काम आएगा। और जब फ्लक्स भी कांस्टेंट हो, फ्लक्स कांस्टेंट हो तो हमारा क्या हो जाएगा Eg1 अपॉन Eg2 इक्वल टू n1 अपॉन n2। जो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है संट मशीन होती है इसमें फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो इसके लिए ये इक्वेशन में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। तो जो क्लासिफिकेशन होता है डीसी मशीन का तो डीसी जनरेटर के लिए और मोटर के लिए सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको इसके एक्साइटेशन के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सेपरेटली एक्साइटेड और एक है सेल्फ एक्साइटेड। ये जो सेल्फ एक्साइटेड है उसमें 3 टाइप से होता है, जिसमें कि हम फील्ड वाइंडिंग को जिस हिसाब से कनेक्ट करते हैं, एक तो सीरीज हो गया, एक शंट हो गया, एक कंपाउंड हो गया। और फिर कंपाउंड 2 टाइप से होता है, एक कम्युनिटी कंपाउंड हो गया, एक डिफरेंशियल कंपाउंड हो गया। ठीक है, और जो कम्युनिटी कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है वो 2 टाइप से होते हैं, एक लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ठीक है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। जो हमारा डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन है उसी को यहाँ पे दोबारा से दिखाया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। तो जो डीसी मशीन का क्लासिफिकेशन होता है वो उसके एक्साइटेशन के हिसाब से 2 टाइप्स का होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। एक है सेपरेटली एक्साइटेड और एक है सेल्फ एक्साइटेड। और जब हम सेल्फ एक्साइटेड की बात करेंगे तो ये सेल्फ एक्साइटेड फिर फर्दर 3 टाइप्स का होता है, एक सीरीज, एक शंट और एक कंपाउंड। और जो कंपाउंड होता है वो 2 टाइप से होता है, फर्स्ट ये हुआ शॉर्ट शंट और दूसरा हुआ लॉन्ग शंट। ये जो वाइंडिंग होती है उसकी पोजीशन के हिसाब से इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो जो हमारा शॉर्ट शंट मशीन होती है 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक डिफरेंशियल कंपाउंड, एक कम्युलेटिव कंपाउंड। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड होती है 3 टाइप से होती है। ठीक है, उसके बाद तो जो ओवर कंपाउंड होंगी लेवल और अंडर कंपाउंड होंगी। ठीक है, इसी टाइप से है लॉन्ग शंट मशीन, ये होंगी एक डिफरेंशियल कंपाउंड, एक कम्युलेटिव कंपाउंड। और जो कम्युलेटिव कंपाउंड होंगी वो 3 टाइप से होंगी। ठीक है, फिर जितने भी मशीन है इसको हम एक एक करके समझेंगे, सारा इसका वर्किंग, इसके फॉर्मूलाज, बेक ईएमएफ का फॉर्मूला, जनरेटिंग ईएमएफ का फॉर्मूला सभी देखेंगे। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, आर्मेचर करंट क्या होता है, ये सभी समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।